एक भारत और श्रेष्ठ भारत के शानदार संदेश के लिए पीएम मोदी ने एक साथ 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये सभी ट्रेन देश के अलग अलग कोने से केवड़िया को जोड़ेंगी, जिसमें खास विस्टाडोम टूरिस्ट कोच पर्यटन को और खास बना देंगे। दुनिया की सबसे ऊंची एक भारत और श्रेष्ठ भारत की प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाना अब न केवल आसान हो गया है, बल्कि इसे देखने का अनुभव भी अब खास हो गया है। पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा तक सुगमता से पहुंचने के लिए केवड़िया स्टेशन और देश के कोने कोने से एक साथ केवड़िया के लिए 8 ट्रेन का शुभारंभ किया है। रेलवे के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक साथ देश के अलग अलग कोने से एक ही जगह के लिए इतनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई हो। आखिर केवड़िया जगह भी तो ऐसी है। सही मायने में भारत को एक करती भारतीय रेल के विजन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मिशन दोनों को परिभाषित कर रहा है। कैसे प्लान तरीके से पर्यावरण की रक्षा करते हुए इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों का तेजी से विकास किया जा सकता है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस कनेक्टिविटी से न केवल पर्यटन क्षेत्र में क्रांति आएगी, बल्कि इस पूरे इलाके में लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। केवड़िया को ये 8 ट्रेन देश के अलग अलग हिस्सों से जोड़ेंगी। वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, दिल्ली, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से ट्रेन। केवड़िया, चांचौड़ और दभोई रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण। केवड़िया देश का पहला ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट वाला रेलवे स्टेशन। भारतीय रेलवे के मैप पर अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जगह। अहमदाबाद केवड़िया जन शताब्दी एक्सप्रेस में विस्टाडोम टूरिस्ट कोच से पर्यटक को दिखेगा पैनोरामिक व्यू। बड़े बड़े ग्लास विंडो लगाए हैं जो कि हमारे नॉर्मल ट्रेन से काफी बड़े हैं। छत में भी ग्लास पैनल लगा हुआ है और बैक साइड में फुल ग्लास विंडो है, जिससे कि टूरिस्ट प्लेस के लिए ये काफी अच्छा है। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये दूर से ही कोई चीज दिख सकती है। खास करके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप जाते हैं तो वो दूर से ही आपको इस विस्टाडोम कोच से यात्रियों को दिख सकेगा। करीब 50 लाख लोग अब तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देख चुके हैं और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केवड़िया कनेक्टिविटी से पहले पर्यटकों को वडोदरा, भरूच और अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन से यहां पहुंचना पड़ता था। अब इस कनेक्टिविटी से सफर सुविधाजनक हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बड़ी खबर आपको बता दें, जालोर हादसा में अपडेट यह है कि हाई वोल्टेज करंट मामले में अब सीएम अशोक गहलोत ने मुआवजे का ऐलान किया है। इसमें मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी, जबकि जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए दिया जाएगा। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने इसकी जानकारी दी है। तो आपको बता दें, 6 लोगों की मौत हो गई थी। एक बस जो कि हाई टेंशन तार की चपेट में अचानक से आ गई, जिसकी वजह से 6 लोग की मौत हो गई, जबकि कई लोग जो हैं उसमें घायल हुए। स्याह रात में धू-धू कर चल रही थी बस में सवार यात्रियों में मचाता हड़कंप। बिजली की तार से टच होने पर लगी थी आग। 6 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग झुलसे। ये वही बस है जो शनिवार की रात हाई टेंशन वायर की चपेट में आई और चंद पलों में दहकते शोले में बदल गई।
रात गहराने लगी थी, लिहाजा बस के यात्री नींद की आगोश में जा रहे थे। ऐसी में आग की खबर से हड़कंप मच गया। जिसको जो रास्ता समझ में आया उसी से भागने की कोशिश करने लगा। कुछ लोग दरवाजे से निकले तो कुछ खिड़कियों से जान बचाने के लिए कूद पड़े। घटना करीब रात को 10 से 10:30 बजे के बीच की है। जैन यात्रियों का संघ नाकोड़ा जी से पाली के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ता भटक जाने से ड्राइवर गलती से जालोर के पास में महेशपुरा गांव में लेके गया। वहां पर बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई और बस पूरी तरह से जल के खाक हो गई। मांडोली से ब्यावर के लिए निकली थी बस, रास्ता भटकने के कारण गांव में आ गई। तो गांव में 11 की जो लाइन जा रही थी उसके टच होने के कारण ठीक है आग लग गई। हमने इलेक्ट्रिक कटवा के पुलिस को बुलाई, तब तक हम लोग भी पहुंच गए मौके पे और काफ़ी लोगों को हमने निकालने की कोशिश की है। काफ़ी लोगों को निकाल भी दिया हमने और बाकी मौके पे सब है सही सलामत है, बाकी हॉस्पिटल भेज दिए लोग। इस अफरा तफरी के दौरान 6 लोग इस कदर झुलस गए कि उनकी मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। इसमें प्रथम दृष्टया तो ड्राइवर की है कि वो रास्ता चूक गए। उनको जाना तो ब्यावर की साइड में था, परंतु वो एक सिंगल रोड पे महेशपुरा की तरफ चले गए। करीब 8-10 किलोमीटर इंटीरियर में चले गए और गांव के महेशपुरा गांव के चौक में चले गए। चौक में रास्ता बंद हो गया तो वापस वहाँ एक ट्रैक्टर के भी उन्होंने टच कर दिया ड्राइवर ने। वहाँ भी एक बहस हुई उनकी। फिर वापस यू टर्न करके वापस घुमाए गाड़ी को। जब जिस रास्ते गाड़ी ऑलरेडी निकल चुकी थी उसी रास्ते पर वापस कंडक्टर चढ़ा करके कहा कि तार शायद हाइट कम है, तो कंडक्टर चढ़ाया उसको ऊपर करो। ऊपर करने के चक्कर में वो कंडक्टर के करंट आ गया। कंडक्टर के करंट की वजह से गाड़ी में करंट आ गया। प्रथम दृष्टया ड्राइवर की है। इसके अलावा भी हम बाकी इन्वेस्टिगेशन इशू है कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे महेशपुरा गांव है हमारे से जालोर जिले से मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर। वहाँ पे ड्राइवर रास्ता भटक गया था, जिस कारण से जब वो बैक करने लगा तो बस जो है वो बिजली की तार की चपेट में जो कंडक्टर था हुआ है, जिसके कारण से ये घटना हुई। और अभी फैक्चुअल रिपोर्ट ये है कि 6 डेथ्स हैं अभी और 7 केसेस को हमने जोधपुर रेफर किए। उनका इलाज MGH हॉस्पिटल बंसवाड़ में चल रहा है और 9 लोग जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे एडमिट हैं। जो जालोर में जो एडमिट हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर है, कोई दिक्कत नहीं है। और जोधपुर में रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है। वहाँ पे DC सर IG सर वहीं पे हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। और जो डेड बॉडीज़ हैं वो हम पोस्टमार्टम करके उनकी जो बॉडीज़ हैं उनको सपोर्ट उनके परिजनों को कर रहे हैं। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उसमें बस ड्राइवर धर्मचंद जैन और कंडक्टर ब्यावर की सोनल सुरभि और चांद देवी और अजमेर के रहने वाले राजेंद्र शामिल हैं। और जो लोग झुलसे हैं उनकी भी पहचान हो गई है। अब बताते हैं इस बस में कौन लोग सवार थे, कहां जा रहे थे और बस में आग लगी तो लगी कैसे। बताया जा रहा है कि बस जैन श्रद्धालुओं को लेकर मांडोली से ब्यावर जा रही थी। ड्राइवर रास्ते की जानकारी के लिए गूगल मैप से मदद ले रहा था। रास्ता भटककर बस जालौर से 7 किलोमीटर दूर महेशपुरा पहुंच गई। महेशपुरा गांव के बीच 11 kV का वायर काफी नीचे लगा हुआ था। कंडक्टर हाई टेंशन तार की ऊंचाई देखने के लिए बस पर चढ़ गया। कंडक्टर ने तार हटाने की कोशिश की, लेकिन तार से चिंगारी निकलने लगी। 11 kV की तार से निकली चिंगारी से बस में आग लग गई। बस आग और करंट दोनों की चपेट में आ गई और इसमें कंडक्टर और ड्राइवर दोनों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। पहली नजर में लगता है कि जैन श्रद्धालुओं की बस ड्राइवर और कंडक्टर की लापरवाही की वजह से लगी थी, क्योंकि ड्राइवर गलत रास्ते पर बस से ले आया और कंडक्टर ने बिना सोचे समझे मौत के तार को हटाने की कोशिश की। जालौर से हरिपाल के साथ जोधपुर से ललित की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम
एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इस सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोटा का जेके लोन अस्पताल एक बार फिर चर्चा में है। तस्वीरों में प्रसव पीड़ा से तड़पती इस महिला को देखिए, आपका दिल पसीज जाएगा। यह हाल है प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था की। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि महिला अस्पताल के गेट के बाहर काफी देर तक तड़पती रही, लेकिन गर्भवती महिला की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। परिजन ही महिला को संभालते रहे। रात में ही कुछ लोगों ने स्टाफ को घटना की सूचना दी थी, पर किसी ने महिला को देखने की जहमत नहीं उठाई। जब पूरा मामला वरिष्ठ डॉक्टरों के पास पहुंचा तो अस्पताल की महिला कर्मचारी बाहर गेट पर आई और महिला को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। से जेके लोन कैंटीन के वहाँ पे कुछ सामान ले रहा था। अचानक से किसी लेडीज की चिल्लाने की बहुत तेज आवाज आई है। पास जाकर मैंने जेके लोन के दरवाजे के बाहर जो देखा, वहाँ पे एक प्रसव अवस्था में एक लेडीज पड़ी हुई थी जो बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। वहाँ पास जाके देखा तो गार्ड को कहा गया, गार्ड ने नहीं सुना। फिर अंदर से स्टाफ बुलवा के उस लेडीज़ को स्ट्रेचर पे लेके उनको अंदर लेबर रूम में ले जाके भर्ती कराया गया। पर वो लेडीज़ इस तरीके से तड़पती रही वहाँ पे आधे घंटे तक कि स्टाफ में से कोई सुध लेने वाला नहीं था। जो खड़े हुए थे लोग प्रत्यक्ष वो बस देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। मदद मरीज उतारती वहाँ की घटना थी है। परिजन तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे मदद करो, पर कोई स्टाफ कोई गार्ड किसी तरह की मदद नहीं कर पाया। 15 मिनट में मैंने जाके चिल्ला चोट करी, वीडियो बनाने की धमकी दी, थोड़ा सा वीडियो की दी, तब जाके अंदर से भाई यहाँ आई है। भाइयों ने उनको लेके बच्चे का वो जो होता है वो प्रोसीजर करके। चूरू जिले की सादुलपुर तहसील के सिद्धमुख थाना क्षेत्र के धानोठी गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये तस्वीरें हम भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह यहां पर डीजे की धुन पर लोग थिरक रहे हैं और इसी बीच एक युवक जो है वो पिस्टल चला रहा है। अब किसी ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। शादी की घटना है। मैं खाना खाकर बाहर निकल रहा था। उस टाइम संदीप और संजय और सिंटू, संजय वर्फ सिंटू गांव गोठा छोटी के दोनों निवासी हैं। मेरे पीछे से उन्होंने भागकर मेरे कनपट्टी पर पिस्तौल। अब हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर बेखौफ लुटेरे की करामत दिखा रहे हैं, जहां ये लुटेरा दिन हो या रात अपने काम को बिना किसी खौफ के अंजाम देता है। पहली तस्वीर टोंक के उनियारा कस्बे की है, जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर लूटने का मामला सामने आया। वहीं दूसरी तस्वीर जोधपुर के तिवरी गांव की है, यहां चोर एटीएम को अपना निशाना बनाते हैं। तीसरी तस्वीर कोटा के भीमगंज मंडी की है, यहां पुलिस की गिरफ्त में बाइक चोर आ गया। प्रदेश में 10 महीने बाद एक बार फिर स्कूल खुलने की तैयारी कर ली गई है। जी हां, एक बार फिर मरुधरा में बच्चों की हलचल दिखाई देगी। वहीं बच्चे भी स्कूल जाने के लिए खासे बेताब भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 18 जनवरी यानी कल से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। लंबे समय बाद फिर अब क्लासेस ऑफलाइन मोड में चलेंगी। हालांकि विद्यार्थी के स्कूल में आने के लिए अभिभावकों की स्वीकृति जरूरी होगी। जो बच्चा स्कूल नहीं आना चाहे उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। 99% तक बच्चे स्कूल आने को तैयार हैं। सब ने अपने सहमति पत्र स्कूल को भिजवा दिए हैं। इसी के साथ सीएम और मुख्य सचिव ने निर्देशित कर दिया है आईएएस आरएएस अफसरों को स्कूलों का विजिट करने के लिए।
यहाँ क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखने हैं, और इनको कंसेंट फॉर्म भरवा लिया है, इनसे सब कुछ इनको पता है, इनको सब बता दिया है कि साइंस में प्रैक्टिकल भी स्टार्ट जल्दी हो जाएंगे, थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन कोर्स करवाया है, उससे बहुत कुछ कोर्स तो इनका पूरा हो चुका है। अबव 95% तो हो चुका है इनका कोर्स, अब 5% है, ताकि हम टेस्ट वगैरह लेंगे, अच्छी तरह रिवीजन करवाएंगे और ये काम सारा करेंगे। कोचिंग सिटी कोटा में रौनक लौटने लगी है। एक बार फिर यहां के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्टल्स, मेस और मॉल्स में स्टूडेंट्स की हलचल बढ़ने लगी है। दरअसल कोविड के चलते 10 महीने से बंद कोचिंग संस्थानों में 18 जनवरी से क्लासरूम शुरू होने जा रही हैं। कोटा में 25,000 स्टूडेंट्स हैं मौजूद। ऑफलाइन क्लासेस सोमवार से होंगी शुरू। क्लासरूम में हो रही है साफ सफाई। कोरोना टेस्ट करवाने पहुंच रहे हैं स्टूडेंट्स। सरकार ने 18 जनवरी से कोचिंग शुरू करने की दी है अनुमति। एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजेशन, टेम्परेचर लेने की व्यवस्था। कैंपस में कोविड जागरूकता के लिए लगाए गए हैं पोस्टर। स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए 31 बेड का अस्पताल तैयार। कोरोना वैक्सीन के साथ ही कोटा के लिए एक और खुशखबरी है। कोरोना काल में बंद कोचिंग फिर से खुलने के लिए तैयार हैं। छात्र छात्राएं पढ़ाई के लिए कोटा लौटने लगे हैं। फिलहाल कोटा में करीब 25,000 स्टूडेंट्स हैं और इनकी ऑफलाइन क्लासेस सोमवार से शुरू हो जाएंगी। ठीक ठाक से जो ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए से वो नेट जो है ना, नेट ठीक ठाक से नहीं चल पाते, इसलिए प्रॉब्लम होती रहे। डरे हुए तो है, बट हम लोग 2 मंथ यहाँ पर आ चुके हैं। शहर के कोचिंग संस्थानों में एडमिशन डेस्क पर भी लगातार पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का आना जाना लगा हुआ है। वहीं स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस में शरीक होने से पहले अभिभावकों के साथ कोरोना टेस्ट भी करवाने पहुंच रहे हैं। खुश है हम लोग, जैसे मतलब कोचिंग स्टार्ट हो गया है। अब उन लोगों ने बताया कि मतलब कोविड टेस्ट करवाना है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव की बात है, अगर पॉजिटिव हो पहले क्वारंटाइन रहना है, फिर बाद में अपना नेगेटिव आएगा तो मतलब उधर जाके उन लोग जाने देंगे अंदर। पढ़ाई का नुकसान तो नहीं है, लेकिन जैसे ऑफलाइन में जैसे होता है ऑनलाइन ऐसे थोड़ी ना होता है, मतलब थोड़ा सा कमी तो रह ही जाते हैं उसमें। बीते 10 महीने से कोचिंग संस्थान बंद हैं। कोचिंग पर निर्भर करीब 2 लाख लोगों के परिवारों पर आजीविका का संकट आ गया था। अब क्लासरूम कोचिंग शुरू होने से हर किसी की उम्मीदें जगी हैं। वहीं एलएन कोचिंग ने स्टूडेंट के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 31 बेड का अस्पताल भी शुरू किया है। पिछले महीने हमने एक 31 बेड का एक पूरा हॉस्पिटल भी हमने यहाँ बनाया है। तो वो हॉस्पिटल ऐसे तो जनरल हॉस्पिटल है, लेकिन भगवान अगर वैसे तो ना करे भगवान कि हमें किसी को जरूरत पड़े, लेकिन अगर किसी बच्चे को जरूरत भी पड़ेगी तो उसकी भी पूरी व्यवस्था संस्थान के द्वारा की जाएगी। तो हम माता पिता को ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके बच्चे, चूंकि वो 15-16, चूंकि 9 से अबव के लिए कहा है अभी, तो उनके 16, 17, 18 साल के हैं, हम उनके साथ मिलके और आपके सब सहयोग से उनको एक अच्छा माहौल यहाँ देंगे, सुरक्षित माहौल यहाँ देंगे। कोचिंग संस्थानों के साथ साथ सरकारी और निजी स्कूलों में भी क्लास शुरू की जा रही है। अब देखना होगा कि गाइडलाइंस के तहत शुरू हो रही कोचिंग सिटी की शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों को सुरक्षा के साथ साथ बेहतर शैक्षणिक माहौल उम्मीदों के मुताबिक दे पाती है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सेना की तैयारियों और रिहर्सल का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि मिश्रा ने। 26 जनवरी की तैयारियां जोरों शोरों पर है और आपको बता दूं कि देश के जवान अपना पराक्रम दिखाने के लिए लगातार निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। और आपको दिखा दूं कि इस वक्त मैं राजपथ पे मौजूद हूं और ये बड़े बड़े टैंक्स, तो मिसाइलें जो आप देख रहे हैं, ये 26 जनवरी को राजपथ पर इसी सड़क पर निकलेंगी। आप देख सकते हैं कि सामने ब्रिज लेयर टैंक T-72 है। देख सकते हैं आप कि 214 mm पिनाका
मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है आप सामने, और ये बड़ा ही देश का घातक हथियार है। शस्त्र प्रणाली ब्रह्मोस WPN सिस्टम है, आप देख सकते हैं कि बड़ा ही घातक हथियार है। दुश्मन के जो इरादे हैं उसको नस्ता नाबूद करने के लिए देश के जवान किस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि टैंक यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। T-90 भीष्मा, जी हाँ, बड़ा नाम सुना होगा आपने, टैंक T-90 भीष्मा का। ये भी बड़ा घातक टैंक माना जाता है। ठीक मेरे सामने आप NSG कमांडो का दस्ता देख रहे हैं। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।